मैं शशिकांत आज लक्ष्य सेतु क्लासेस से आपको भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म में इंडिया इस टॉपिक को हम लेकर आज चलेंगे। जैसा कि हम जाने ये जो टॉपिक है ये आपके टेंथ टेंथ में ट्वेल्थ में एसएससी किसी भी एग्जाम में जो सरकारी एग्जाम है सब में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें केवल शुरू में राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद को हम देखें तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो ये कहता है कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर विद हैविंग अ सेम कल्चर, विद हैविंग अ सेम आइडेंटिटीज of a nation, and they believe that our nation should be first priority as compared to any other things। मतलब कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जहां पर सभी लोग एक साथ आए, एक सेम इतिहास के साथ, अलग अलग कल्चर के साथ, अलग अलग रिलीजन के साथ, लेकिन वो अपने हितों से ज्यादा भारत के हितों को प्राथमिकता दें। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत के राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत का राष्ट्रवाद भी बाकी देश की तरह फ्रांस के राष्ट्रवाद से प्रेरित था। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रवाद से ये प्रेरित था। तो भारत में राष्ट्रवाद ये शुरुआत तब होती है जब भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, किताबों से जुड़ जाते हैं। भारत में एजुकेशन अच्छा हो जाता है और लोग किताबें पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से बाकी देशों ने अपने यहाँ से अपनी वैश्विक सरकार को हटाकर राष्ट्रवाद का जन्म दिया और स्वराज की स्थापना की। तो आज हम केवल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी से ज्यादा और क्या हो सकता है इस टॉपिक में, या फिर हम ये सोचेंगे कि हम और इससे बेहतर कैसे जानें। तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहले बात किया गया है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ, यहाँ पे दो शक्ति देशों का प्रदर्शन था जिसको हम बोलेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो मेरा चला है। प्रथम विश्व युद्ध मेरा 1914 से लेके 1918 के बीच ये युद्ध चला। अभी इसके बाद में आएंगे क्या आगे क्या हुआ है। दूसरा टॉपिक हमको इसमें बोला गया है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट ये भी कब आया था हमारा? 1919 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे यहाँ पे कि किस तरीके से गांधी जी का क्या रोल रहा है खास करके इस वर्षों में। ठीक है, तो हम इसमें एक बात और भी देखेंगे, गांधी का भारत में आगमन होता है। और ये नहीं कि गांधी इसके पहले नहीं आए थे, गांधी इसके पहले भारत में आ चुके हैं, लेकिन गांधी कब भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं हम वहां की बात करेंगे। तो गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन तीन चीजों के बारे में देखेंगे कि क्या था, कैसे था। और साथ में एक पॉइंट और मैं भूल गया, इसको मैं लिख देता हूं, बोलना रॉलेट एक्ट। ठीक है, हम लोग रॉलेट एक्ट को भी देखेंगे। रॉलेट एक्ट भी मेरा 1919 में ही आया हुआ है। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसमें हुआ क्या था, क्यों भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीजें आ रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए कर रहे हैं ना। अगर मुझे वो पसंद है तो उसका विरोध ही क्यों करें। तो रॉलेट एक्ट जो आया ये भी 1919 में आया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक से रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो मेरा है, ठीक है, ये एक दिन की वजह से नहीं आया कि आज उठे और अंग्रेजों ने अंगड़ाई ली और भारत में रॉलेट एक्ट आ गया, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई। ठीक है, मॉन्टेग्यू एक ब्रिटेन से थे और
भारत में थे इस समय। मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया इस समय, और घोषणा क्या किया इन्होंने कि भारत को, ठीक है, भारत को या भारत में, ठीक है, भारत में, ठीक है, अब से क्या होगा कि जो भारत के जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, उन्हें अब राजनैतिक अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इन्हें? राजनैतिक अधिकार, ठीक है। ये बार बोला गया कि राजनीतिक अधिकार हम इन्हें देंगे। किसे देंगे भाई? भारत के पॉलिटिकल लीडर को, जो अब तक हमें नहीं मिल रहा था देखने को, कि भारत को राजनीतिक अधिकार है, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी बन रही है तो भारत उसमें सहभागिता है। तो किसी भी राजनीतिक नियमों में, पॉलिसीज में भारत की सहभागिता नहीं होती थी। लेकिन मॉन्टेग्यू की घोषणा ने ये बात कह दी कि भारत में अब राजनीतिक अधिकार लोगों को दिया जाएगा। साथ में मॉन्टेग्यू ये भी कहा कि भारत में, ठीक है, भारत में ही वो लोग जो आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद और क्रांतिकारी भावना लिए बैठे हैं, ठीक है, क्रांतिकारी भावना, जो लोग क्रांतिकारी भावना लिए बैठे हैं उनके ऊपर ये लोग क्या करेंगे? अंग्रेज सरकार इनके ऊपर दमनकारी नीति लाएगी, ठीक है, दमनकारी नीति। ये दमनकारी नीति लाएगी, ये बात होती है। तो ये बात चल रही है, और ये बात कब हो रही है? इस समय, जो इस समय ये बात हो रही है उस समय का हम ईयर देखेंगे तो ये बात हो रही है 1917 की, ठीक है, 1917 का ईयर था। इस समय ये बात हो रही है 1917 में, ये बात हो रही है इस समय हमारे यहाँ। तो ये बात जब आगे की ओर बढ़ती है तो इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के एक न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है, न्यायाधीश जिसको हम लोग बोलते हैं जज, ठीक है ना। तो न्यायाधीश आए और इनका बहुत सुंदर सा नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है, सिडनी रॉलेट के नाम से ये बात होती है कि सिडनी रॉलेट भाई साहब ने बोला ठीक है, इन्होंने बोला, सिडनी रॉलेट इंग्लैंड के न्यायाधीश, इन्होंने बोला ठीक है हम एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी को हम बोले तो हिंदी में समिति बनाएंगे। तो इन्होंने जिस समिति बनाने की बात कहा, मैं सब कलर चेंज कर देता हूं, तो जो समिति बनाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे? एक समिति का गठन करेंगे। समिति का गठन होगा, ठीक है, और समिति का जो गठन होगा उस समिति का नाम क्या है? सेडिशन कमेटी या सेडिशन समिति, ठीक है, सेडिशन समिति, ठीक है। और ये जो सेडिशन समिति की बात कही जा रही है कि सेडिशन समिति बनेगी, और ये तो इस समिति कब बनेगी, कब, ये भी बात है। तो ये इस डेट आया 10 दिसंबर 1917 को ये बात बोली गई कि एक समिति बनेगी। अगर हम इसको एज पर सीबीएसई के बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से हैं उनको दिक्कत होती है, तो बोलेंगे देयर वाज अ वन कमेटी, द नेम ऑफ द कमेटी इज सेडिशन कमेटी एंड द रिपोर्ट हैज बीन गिवन ऑन द 10 दिसंबर 1917 एंड दैट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया इस पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें अगर हमको ध्यान देना होगा तो समिति ने कहा कि वो लोग जिन पर संदेह है, संदेह किस बात का है कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं। वे लोग जिन पर संदेह है, किन पर होगा संदेह? भारतीयों पर होगा, है ना, क्योंकि अपने पे तो ये संदेह करेगा नहीं, ठीक है। तो भारतीयों को इन्होंने बोला सब क्या करेंगे? संदेह है अगर उनको, किन पे है? भारतीयों पर,
है ना। तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें हम बंद कर देंगे। कहां बंद करेंगे? जेल में बंद कर देंगे, केवल संदेह के आधार पर। तो ये जो बात हुई, और बोला गया साथ में जिन पर संदेह है उन्हें हम क्या करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि अगर और जेल में बंद करने के बाद, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारा संविधान आर्टिकल 20 ये भी बोलता है कि जो उसको हम जेल में बंद करें उनको ये अधिकार होता है कि उन्हें किस क्राइम के लिए लेके जा रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब ये बातें हो रही है खिलाफ हमारे रॉलेट एक्ट में, तो यहाँ पे बोला कि वे लोग जिन्हें संदेह भारतीयों को जेल में बंद कर रहे हैं, ठीक है, जेल में बंद कर दिया गया है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमको बोला कि बंद कर दिया गया उनके अब्सेंट में, चाहे वो मौजूद हो चाहे ना हो, तो उनके अब्सेंस में ही वो क्या करेंगे, वो कोर्ट के अंदर उनके केसेस को सुनेंगे, उनकी फाइल होगी, केस फाइल होगी, वही सारी बात होगी, और उन्हें गुप्त रूप से ही क्या कर दिया जाएगा, सजा दे दिया जाएगा। अब ये जो चीजें थी बहुत ही बुरी थी, ठीक है। तो क्या बोला गया कि पहला बात मैंने बोला आप लोग से, वे लोग जिन पर संदेह है भारतीयों को क्या किया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, और गुप्त रूप से, ठीक है, गुप्त रूप से उन पर केस चलाकर क्या कर लिया जाएगा भाई, केस चलाकर सजा दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। ये बात हो गई भाई, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताइए कि आप एक ऐसे देश से आए हैं जहां पे संवैधानिक बात होती है। ब्रिटेन तो भाई डेमोक्रेसी कंट्री माना जाता था। तो आप जो ये कर रहे हैं वो क्या है, एक मानवता को छीनने वाला काम है। मतलब आप किसी को सजा दे रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि उसे सजा किस बात की मिली, और जब सजा मिल भी रही थी तो वो जज के सामने मौजूद भी नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना थी। तो ये जब बातें होने लगी तो भारतीयों ने इसका विरोध करना चालू किया। अब भारतीयों ने बोला कि हम 15 अप्रैल को, भारतीयों ने 15 अप्रैल, ठीक है, 1918 में भारतीयों ने इसका विरोध किया, ठीक है। क्योंकि ये बात जब आई थी 17 का समय चल रहा था, भारतीयों ने क्या कर दिया, भारतीयों ने विरोध किया। क्या विरोध किया कि भाई ये चीजें जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन भारतीयों के विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1919 को, 1919 में क्या कर दिया है, रॉलेट एक्ट को पास करा दिया, ठीक है। रॉलेट एक्ट पास हो जाता है मेरा यहाँ पे, है ना, पास हो जाता है भाई। अब ये बात पास तो हो गई, अब भारतीयों को विरोध ने किया, भारतीयों ने सब किया, लेकिन अंग्रेज सरकार कभी उनकी बात नहीं सुनी, और 18 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है। और जब ये एक्ट पास होता है तो भारतीयों ने इसे क्या कहा, भारतीयों को बोला रहे, भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दे दी। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट को काला कानून, ठीक है, काला कानून की संज्ञा दी, ठीक है। मतलब इसे काला कानून के नाम से उन्होंने संबोधित किया, बताया कि ये काला कानून है। अब कह रहे हैं तो कोई रीजन भी होगा, अब हम रीजन भी देख लें, ठीक है ना। तो रीजन की बात करें तो रीजन में 3 बातें बोलेंगे भाई। पहला क्या बोला जा रहा है, नो वकील, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को वकील करने की इजाजत नहीं है, नो वकील। उसके बाद नो अपील, है ना, आप अपील भी नहीं कर सकते।
लास्ट एंड नो दलील की बात हो रही थी कि जो पर्सन को संदेह के आधार पर हमने जेल में बंद कर दिया है रॉलेट एक्ट की वजह से, ठीक है, उसे न वकील करने की इजाजत है। अब वकील नहीं होगा भाई तो वो कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेगा कैसे? जब बात नहीं रखेगा तो नो अपील, और जब नो अपील भी नहीं हो रहा है तो वो जज के सामने नो दलील। अच्छा, ये जो दलील वर्ड है ना, ये हम आम भाषा में आज भी अपने घरों में सुना करते हैं। जैसे आप कुछ गलती नहीं भी की हो और किसी के कहने पे घर वाले नाराज हो जाएं, तो घर में अपनी बात कहें कि भाई बात मैंने नहीं किया था, ऐसा हुआ था, तो घर वाले जो होते हैं वो एक बार बोलते हैं देखो मेरे सामने ज्यादा दलील मत दो, है ना। तो दलील यही वर्ड है कि अपनी बात को रखना, हमें एक परमिशन दिया जाए कि भाई आप भी अपनी बात रखिए, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अधिकार भी भारतीयों से क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी रॉलेट एक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जब ये सब चीजें होने लगी तो, और ये हो कहाँ रहा है? पंजाब प्रांत में है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ दिखाई दे रही? वैसे पूरे भारत में इसका असर दिखाई दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? पंजाब प्रांत में चल रही है बातें, ठीक है। तो पंजाब प्रांत में है, तो ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो चीजें हो गई, तो 9 मई, ठीक है, 9 मई 1919 को, ठीक है, रामनवमी का त्योहार था, ठीक है। रामनवमी का त्योहार आया और हम क्या देखेंगे, हमें क्या देखना होगा इस दिन कि रामनवमी के त्योहार के दिन हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए पंजाब प्रांत के 2 सबसे प्रमुख नेता, कौन नेता? 2 सबसे प्रमुख नेता, डॉक्टर सतपाल, ठीक है, डॉक्टर सतपाल, और दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। ये दोनों क्या करने लगे? ये दोनों लोग रामनवमी के त्योहार पे एक छोटा सा जुलूस निकालकर रामनवमी के त्योहार को मना रहे थे, और अंग्रेजों ने इन दोनों लोगों को पकड़कर क्या किया? जेल में बंद कर दिया। ये बातें हो रही थी। उसके बाद जब ये दोनों लोग बंद हो जाते हैं जेल में, सॉरी, तो हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो अभी तक कहां पे थे? अपने आश्रम में थे, कहां पे? अहमदाबाद में, ठीक है। महात्मा गांधी वहां से पंजाब प्रांत की ओर, ठीक है, पंजाब की ओर क्या करते हैं? आने की कोशिश करते हैं, पंजाब की तरफ ये आते हैं, ठीक है। लेकिन रास्ते में ही इन्हें, रास्ते में पंजाब प्रांत की ओर आते हैं, और लेकिन रास्ते में कहां पे? पलवल में, ठीक है, पलवल जो आजकल हमारा हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा पड़ता है। ये हरियाणा से ही, पलवल के हरियाणा से जो आज के हमारे यहाँ है, यहाँ से क्या कर दिया जाता है? इनको जेल पकड़कर क्या किया जाएगा? उस समय के बॉम्बे में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा और इन्हें आने से रोक दिया जाएगा। ये सारी घटना हमारी होती है। हमने 13 अप्रैल तक बात कर लिया है। उसके बाद हम क्या, उसके बाद हमें क्या देखना है कि 13 अप्रैल का दिन आता है, ठीक है। तेरह अप्रैल 1919, ठीक है, ये है यहाँ तक, ठीक। अब इस डेट की हम बात करें भाई, तो इस डेट भारतीय इतिहास में सबसे काला दिन से माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा दिन है जहां नरसंहार की सारी हदों को अंग्रेजों ने पार कर दिया, ठीक है।
मतलब मानवता को मार डाला इन लोगों ने। इन्हें ये भी नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, क्या है, नरसंहार एक राक्षस की प्रवृत्ति उनके अंदर आ चुकी थी। तो यहाँ तक तो हमने खिलाफत को देखा, ठीक है। अब सॉरी रॉलेट को देखा। अब हम बात करना है 13 अप्रैल 1919 को, जिससे हम बोलते हैं इस दिन क्या हुआ था हमारा जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड हुआ इस दिन हमारे यहाँ, ठीक है। रामनवमी के त्योहार की वजह से हम ये बता चुके हैं आपको, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में लोग बैसाखी की त्योहार को मना रहे थे, ठीक है। पंजाब में क्या कर रहे हैं, बैसाखी की त्योहार चल रही है ना। और बैसाखी के त्योहार पर आम जनता, ठीक है, जो आम जनता है हमारे जैसी जनता, ठीक है, वो क्या है इस बाग में, इस ग्राउंड में, जलियांवाला बाग जो ग्राउंड है, जो वहां पे क्या हुआ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। और इकट्ठा होने के साथ अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध कैसा विरोध कर रहे हैं, हिंसात्मक नहीं किया इन लोगों ने बच्चा। इन्होंने क्या किया, अहिंसा में थे, इन्होंने कोई वॉयलेंस नहीं किया, इन्होंने नॉन वॉयलेंस पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। अहिंसात्मक था इनका विरोध, किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं, खाली बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाना। और बाकी लोग वहां जो बाकी लोग थे वो क्या कहते थे, त्योहार में आनंद लेने गए थे, मजे लेने गए थे, है ना। जैसे हम लोग क्रिसमस का लोग आपको मजे लिए होंगे, छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सब चल रहा था वहां पे। लेकिन भाई अंग्रेज के कपार पे भूत सवार हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज थे हमारे, कौन, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर, है ना। ये अपने साथ कितने लोगों को ले आए, 150 सैनिकों को ले आए, 150 सैनिकों को, ठीक है, 150 सैनिकों को इन्होंने क्या किया, अपने साथ ये ले आते हैं। अब ये 150 सैनिकों को जो ये ले आए ना, तो हमें पता है ना जलियांवाला जो बाग मेरा है उसमें घुसने का और निकलने का रास्ता केवल एक था, एंट्री एंड एग्जिट ओनली द सेम डोर, एक ही डोर से हुआ करता था। और इन्होंने क्या किया, अपने 150 सैनिकों को इजाजत दे दी कि आप क्या कर लीजिए, इन सभी लोगों को कलेक्टिवली ग्राउंडेड कर दीजिए चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग पुराने पिक्चर में देख के बोलते हैं कि हम तुमको पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक उसी तरीके से जनरल डायर ने यहाँ पे क्या कर लिया है, सबको चारों ओर से घेर लिया है, ठीक है। और ये जो 150 सैनिक थे ना बच्चा, वो पंजाब प्रांत के नहीं थे, इन्हें बाहर से बुलाया गया था, कहां से, अफगान से, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पंजाब के लोग अपने ही भाइयों पे गोली कभी नहीं चलाते। हाँ, मारना, डंडे से मारना, डरा के मारना हम भगा देंगे, लेकिन गोली चलाना एक इजी वर्क नहीं था। इस वजह से हम क्या देखेंगे, ये 150 सैनिक जो है इन्हें बुलाया गया कहां से, अफगान से। इन लोगों ने जनरल डायर के केवल एक परमिशन पे इन्होंने क्या कर दिया, गोलियां चला दी। और इस जलियांवाला बाग में तकरीबन 1000 लोगों की क्या हो गई, हत्या हो गई, 1000 लोग मारे गए, ठीक है। ये सारी बातें हम जलियांवाला बाग में हम होते हुए देखते हैं, ठीक है। कहाँ हो रहा है ये, जलियांवाला बाग में 1000 लोग मारे गए, कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। ये सारी घटना हमारी जलियांवाला बाग में हुआ। तब तक हमने 2 टॉपिक को देखा बेटा, एक रॉलेट एक्ट देख लिया, दूसरा एक जलियांवाला बाग देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी बारे में बात करें तो जब ये चीजें हो रही थी भारत में, तो उसी समय भारत में एक और बात चल रही है बेटा, क्या, खिलाफत, है ना। हम हर टॉपिक को और टच करेंगे, कोशिश रहेगी कि ताकि एनसीईआरटी के उन सारे मुद्दों को हम लोग टच कर पाए जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है,
ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें हम, तो अब जो खिलाफत आंदोलन है इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे चलते हैं कि क्या था, क्यों भारत में ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन पे जो असर दिखाई देता है वो भारत विश्व के प्रथम विश्व युद्ध की वजह से दिखाई देता है। 1914 से 1918 के बीच का जो प्रथम विश्व युद्ध था हमारा, है ना, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे भारत में ये आंदोलन शुरुआत होता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो हमें क्या समझना है भाई, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ठीक। तो खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो पहले ये जाने कि इस समय की परिस्थिति कैसी थी, भारतीय परिस्थिति कैसी है, ब्रिटेन की परिस्थिति कैसी, सारी चीजें। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बाबू, ठीक है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है, प्रधानमंत्री, अब बता क्यों रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, डेविड लॉयड जॉर्ज, ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कब, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, उस समय, मतलब इन द ईयर ऑफ 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है, उसी के समय में ही इनका समय चल रहा है, प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज का। ठीक है, और लेकिन ये मत समझ लीजिएगा 1914 से 18, ये बात कब हो रही है, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ है भारत में, भारत में खिलाफत मूवमेंट का समय कब है, 1919 के समय खिलाफत मूवमेंट भी, ये भी आया है। ठीक है, ये तब की बात हो रही है। और हम इस यहाँ पे जो डेट लिखे हैं 1914 से 18, इसका मतलब बेटा ये है कि प्रथम विश्व युद्ध से इस पे असर हमको दिखाई देता है, इसलिए हमने दोनों डेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये डेट मेरा बेटा है प्रथम विश्व युद्ध का, जरा सभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये समय प्रथम विश्व युद्ध का है। ठीक है, खिलाफत 1919 में आया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। अब हम ये जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में दो राष्ट्रों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है। दो राष्ट्र मतलब दो ग्रुप में, ठीक है, एक एलीट ग्रुप था और एक एक्सेस ग्रुप था। ठीक है, दो ग्रुप थे, इसको हम बोलेंगे मित्र राष्ट्र। ठीक है, ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर क्या कर रहा था, जर्मनी से लड़ाई कर रहा है। किस लिए, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध हो क्यों रहा है, अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बढ़ाने की लालसा, मतलब अपने भौगोलिक क्षेत्रों को बढ़ाने की लालसा की वजह से ये विश्व युद्ध होता हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जर्मनी की मदद कर कौन रहा है इस समय, टर्की मदद यहां कर रही है, किसकी, जर्मनी की। और ब्रिटेन किसका हिस्सा है, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों का हिस्सा है। ठीक है, ब्रिटेन किसका हिस्सा है, मित्र राष्ट्र का। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र की बात हम करें तो किसका, एलीड ग्रुप का ये हिस्सा है। ठीक है, एलीड ग्रुप का, इसको मित्र राष्ट्र को बोले तो ये किसका हिस्सा है, एलीड ग्रुप का। अब ब्रिटेन ने जब क्या किया, जर्मनी को हराया, ब्रिटेन ने किसको हराया, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हराया। और जर्मनी का साथ कौन दिया था, ब्रिटेन ने हराया किसको, जर्मनी को, है ना, जर्मनी को हराया है ब्रिटेन ने। और जर्मनी का साथ कौन दे रहा है बेटा, टर्की दे रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, तुर्की। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो टर्की। ठीक है, ये दे रही है, यहां तक बात हो जाती है। टर्की में बेटा हम देखें तो टर्की में क्या था, ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पे ये थे ऑटोमन साम्राज्य थे। और जो ऑटोमन साम्राज्य के थे ना, उन्हें क्या बोला जाता था बेटा,
खलीफा, ऑटोमन साम्राज्य के जो राजा थे, ठीक है, उन्हें सर्वे सर्वा थे, उन्हें क्या बोला जाता था? खलीफा। इन्हें खलीफा के नाम से संबोधित किया जाता था। ये बात यहां तक समझ में आई किसी को? ठीक है। अब खलीफा जो है ये करते क्या है? सबसे बड़ी बात, खलीफा का मेन काम क्या था? इस्लामिक विचारों को, है ना, इस्लामिक विचारों और आदर्शों को ये क्या करते थे? आदर्शों को ये फैलाते थे, है ना, आदर्शों को फैलाते थे। ये बात थी यहाँ पे। ठीक है, हमें फिर से एक बार आते हैं, छोटा सा शॉर्ट समरी। खिलाफत आंदोलन हो रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय 1919 में डेविड लॉयड जॉर्ज हैं, जो कि ब्रिटेन मेरा क्या कर रहा है? मित्र राष्ट्रों का हिस्सा है, जिसमें हमारे यूएसए भी शामिल है। और इन दोनों ने मिलकर जर्मनी और टर्की को हराया। और उसके बाद टर्की के जो राजा हैं, जिसको बोलते हैं वहां पे ऑटोमन साम्राज्य था, जिसे खलीफा बोल रहे हैं, और इनका काम क्या बेटा? इस्लामिक विचारों और आदर्शों को फैलाने का। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया गया? जब ये बात हो रही है, ठीक है, क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में, हम उस पर आएंगे भी साथ में, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे बेटा ध्यान से, कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, भारतीय मुसलमानों को ये बोला जाता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं? ब्रिटेन का साथ देते हैं, अगर आप ब्रिटेन का साथ देते हैं, कहां पे? प्रथम विश्व युद्ध को लड़ने में, तो वो कभी भी टर्की के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, टर्की को किसी भी तरीके से नहीं सताएंगे। ये बात हो रही है। और ये बात कौन कह रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसका भी मैंने नाम लिखा था, क्या? डेविड लॉयड जॉर्ज, है ना, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ये बात कहा कि अगर if the Muslim community try to help the Britain soldier in the first World War, the Britain soldier never tried to obsolete the Turkey Empire। किसी भी तरीके से वो क्या नहीं करेंगे? टर्की के राजा को किसी भी तरीके से वो परेशान नहीं करेंगे। ये बात हो जाती है। और मुस्लिम कम्युनिटी बेचारी क्या करती है? अंग्रेजों पे विश्वास भी कर लेती है। ठीक है, तो विश्वास जो कर लेती है ना, तो इस पे बहुत अच्छे हमारे कवि हैं या कहें शायर हैं, उन्होंने कहा था अंग्रेजों को ही देखते हुए, और आज भी वो हमको लगता है प्रतिपादित होता भी है ये बात बेटा, कि मोहब्बत करो तो काले रंग से करो, गोरे रंग वाले बेटा हमेशा धोखेबाज होते हैं, है ना। तो बेचारी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, डेविड लॉयड जॉर्ज जो गोरे थे, इन पे क्या कर लिया? आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सोल्जर्स का साथ देंगे, उनके सैनिकों का साथ देंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी के सैनिकों ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध में साथ भी दे दिया। ठीक है, और हम क्या देखेंगे? 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918 के दिन प्रथम विश्व युद्ध मेरा, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध मेरा अंत हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो जाता है ना। और जैसे ही ये अंत हुआ, ठीक है, ब्रिटेन के सिपाहियों ने, ठीक है, ब्रिटेन के सिपाहियों ने क्या कर दिया? टर्की के, ठीक है, तुर्की के जो खलीफा हैं, या टर्की की जो खलीफा हैं, ठीक है, टर्की के खलीफा को उनके पद से
हटा दिया, ठीक है, वादा खिलाफी हो गई है यहाँ पे, है ना। तो उनको क्या कर दिया गया है, टर्की के खलीफा को हटा दिया गया है। ये सारी बातें हम देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गई। अब जब ये हुआ तो भारतीयों को, ठीक है, अब हम बात करेंगे भारतीय विचारधाराओं को। भारतीयों को यह महसूस होने लगा था बच्चा, ठीक है, क्या महसूस हुआ, भारतीयों को यह महसूस हुआ कि जो अब इस्लाम है ना मेरा, जो इस्लाम है, ठीक है, अब इस्लाम के प्रचार प्रसार पे रोक लगा दी जाएगी। इस्लाम के प्रचार, ठीक है, और प्रसार पर, इस्लाम के प्रचार और प्रसार पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है, रोक लगा दी जाएगी। ये बात हो जा रही है, ठीक है, ये बात बोला गया। तो ये सारी बातें चल रही थी भारत में। ये दिखाई दिया खिलाफत मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट की वजह से। और क्या दिखाई देता है कि मुस्लिम लोगों के अंदर ब्रिटेन के प्रति एक रोष पैदा हो जाता है, गुस्सा पैदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खलीफा जो हट गए, जो टर्की के खलीफा थे, उनको हटाने के बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार पर रोक लग दी जाएगी। अब क्या होगा, अंग्रेज इस्लाम वहां पर क्या करेंगे, इस्लामिक कल्चर्स में, उनके रिचुअल्स में, उनके रीति रिवाजों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करना चालू करेंगे। और दूसरी बात क्या होगी, जो इस्लाम के क्या थे, पवित्र स्थल थे, इस्लाम के पवित्र स्थलों पर भी, ठीक है, पवित्र स्थलों पर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। स्थलों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया बेटा, है ना, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब ये दो भावनाएं ऐसी थी कि भाई किसी को भी क्रोध ला दे, ठीक है, ये दो चीजें थी। अब ये बात इतनी था कि हाँ सब समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो भारतीयों को ये महसूस हुआ, और जब भारतीयों को ये महसूस हुआ तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की वजह यही थी, ठीक है। इतने कारण थे जो मैंने बताया। तो ये इतने कारण क्या थे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में ये करा देता है। खिलाफत आंदोलन भारत में क्या हो जाता है, भारत में शुरुआत होता है इसकी, ठीक है, जब अंग्रेजों ने खलीफा को उनके पद से हटा दिया था, शुरुआत किया जाता है। इतनी बात हम कर चुके हैं। अब हम इसके और आगे जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो हम इसके बाद की बात करें बेटा, तो हम अभी खिलाफत पे ही चल रहे हैं, तो अभी खिलाफत ही देखेंगे। तो खिलाफत में दो भाई आते हैं, ठीक है, एक शौकत अली है ना, दूसरे का नाम क्या है, मोहम्मद अली, ठीक है। इससे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं इन दोनों भाइयों को, अली ब्रदर्स, और हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, अली बंधु। एग्जाम में पूछ लेता है, दे देगा कि अली बंधु कौन थे, और दोनों भाइयों का नाम दिया जाएगा, तो आप क्या नाम बताएंगे, शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। ये दो बातें हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट में, भारत में खिलाफत आंदोलन में ये दोनों भाई क्या थे, प्रमुख नेता थे, ये बात होती है। और जब खिलाफत मूवमेंट हो रहा है और खलीफा को हटा दिया गया, तो मुसलमानों के साथ साथ क्या दिखाई देता है, गांधी जी को भी इस बात से थोड़ा सा
कष्ट पहुंचता है कि अंग्रेजों का रवैया क्या है, गलत है। क्योंकि अंग्रेजों का जो रवैया था, गांधी जी को कष्ट इसलिए दे जाता है बेटा ना कि गांधी जी ने भारतीयों को इस बात से प्रेरित किया था कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज आने वाले समय में हमें क्या करेंगे, जल्दी से आजादी देकर चले जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर देते हैं, गांधी जी के साथ धोखा हो जाता है, जिससे गांधी के भी मन में क्या, एक प्रकार का द्वेष बहुत आ जाता है, एक प्रकार का कष्ट होता है उन्हें, अपने आप को उनको लगता है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। ठीक, इतनी बात होती है। और उधर जलियांवाला बाग कांड भी हो चुका है। ठीक है, ये साथ में चल रहा है। अब हम दोनों को एड आउट करते हैं। तो खिलाफत में आपने देखा जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, इन दोनों को हम साथ में अगर ऐड करके चले, क्या इम्पैक्ट पड़ा इन दोनों की वजह से। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की वजह से और जलियांवाला बाग की वजह से, अगर इन दोनों को ऐड करके हम देखें तो क्या दिखाई देता है, यहाँ पे जलियांवाला बाग की वजह से भारतीयों के अंदर क्या दिखाई देता है, अंग्रेज सरकार के प्रति, ठीक है, अंग्रेज सरकार के प्रति क्रोध दिखाई देने आता है। उनके मन में अब गुस्सा पनपने लगता है। ठीक है, अंग्रेज सरकार के प्रति विरोध की भावना आने लगती है ना, विरोध की भावना। अब ये विरोध की भावना हमने बोला तो भाई इसका में कुछ कारण होगा, क्या कैसे विरोध की भावना कैसे दिखाई देता है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पे भारत में दो प्रमुख नेता थे, एक नेता थे और एक प्रोफेशनल वर्कर थे। ठीक है, प्रोफेशनल वर्कर मतलब कि वकील हुआ करते थे। तो जो नेता थे उनका नाम क्या था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। ये चीजें हो गया। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। और डॉक्टर शंकरन नारायण, जिसकी एक पिक्चर बनी थी, अगर आप लोग देखे होंगे भी, केसरी का सेकेंड पार्ट में मूवी आया था, उसमें यही आपको जलियांवाला बाग को दर्शाया गया। तो डॉक्टर शंकरन नारायण ने कार्यकारी परिषद की, ठीक है, कार्यकारी परिषद जो था, कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला कि अब हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देता है कहाँ, जलियांवाला बाग में और खिलाफत आंदोलन में। यहाँ पे मुस्लिम क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, किसका, अंग्रेजों का, उनके विरोध में खड़े हैं। और जलियांवाला बाग में भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों दिखाई देते हैं। अब यहाँ मुस्लिम क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे केवल इस्लामिक विरोध था, इसलिए इसमें भारतीयों में हिंदुओं का इन्वॉल्वेंसी यहाँ बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन जलियांवाला बाग में क्या जो गुस्सा था, जो विरोध था, धीरे धीरे जनता के प्रति दोनों पक्षों के लोगों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़े। ठीक है, तो जलियांवाला बाग के बाद हम क्या देखेंगे कि हम गांधी को जब ये बात पता चलती है, और गांधी जी इस समय कहाँ है, तो आपको मैं बता चुका हूँ, रॉलेट एक्ट के समय जब गांधी जी भारत में आने की कोशिश करते हैं तो गांधी जी को हम मुंबई भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, कहाँ से अरेस्ट करके, पलवल से। ठीक है, और गांधी जी जब दोनों इंसिडेंट सुनते हैं, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, तो गांधी जी क्या करते हैं, वो कहते हैं अब हम भारत में क्या करने वाले हैं, एक सत्याग्रह की
कोशिश करेंगे। अब ये जो वर्ड आया सत्याग्रह, बेटा हम आएंगे अभी असहयोग आंदोलन फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, लेकिन ये सत्याग्रह है क्या? तो सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी की विचारधारा थी ना बेटा कि हम किसी को भी हिंसा के आधार पर कभी जीत नहीं सकते और न ही उसके मन में अपने प्रति करुणा ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के बल पर ही उसके अंदर ये कोशिश करें कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ठीक है, तो गांधी जी जब अब हम थोड़ा सा गांधी जी को उसमें रिलेट करेंगे क्योंकि असहयोग आंदोलन आया क्यों, कैसे हुआ, उस पर बात करेंगे भी। 1915 में 1915 में गांधी, ठीक है, 1915 में गांधी का भारत में आगमन होता है। ठीक है, भारत में आगमन हुआ है ना 1915 में। अब गांधी जो 1915 में आते हैं ना, तो आते ही राजनीतिक स्तर पे कूद नहीं जाते कि चलो अब हम आगे कूद गए मैदान में, नहीं। गांधी जी की विचारधारा यहाँ के नेताओं से बिल्कुल अलग थी। गांधी जी का कहना था ऐसा नहीं कि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों से बाहर हूं, ठीक है, या मैं विरोध द्वारा किसी भी चीजों से बाहर हूं। मेरा मानना यह है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांतिकारी कदम तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसमें सत्यता की आधारशिला न रखी हो। ठीक है, क्योंकि अगर सत्यता की आधारशिला है तो उसमें उसी सूर्य के समान चमक होगी जो निरंतर चमकते जाएगा और अंधेरे को क्या करेगा, दूर करता चला जाएगा। गांधी जी इस विचारधारा से थे। ठीक है, तो गांधी जी की इस विचारधारा को सोचने और समझने के लिए इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, उन्होंने कहा 1915 में गांधी जब भारत आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की भी ये बात थी, क्या थी उनकी बात, कि गांधी जी कभी भी किसी भी आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका तब तक नहीं निभाएंगे जब तक कि उन्हें दोनों पक्षों की बातें पूरी तरीके से पता न हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1915 में गांधी जी आते हैं और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते तो गांधी जी भारतीय गतिविधियों से दूर हैं। वो हर पल की जानकारी लिया करते थे। ठीक है, तो 1916 में ठीक है, क्या होता है, लखनऊ का अधिवेशन होता है ना, लखनऊ अधिवेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। इसी समय बिहार प्रांत से, कहां से, बिहार प्रांत से बेटा कौन आता है, हमारे राजकुमार शुक्ला। ठीक है बेटा, राजकुमार राव मत याद कर लीजिएगा एग्जाम में, वो हीरो है ना। तो आप राजकुमार शुक्ला याद करेंगे और मन में आएगा मुस्कुराने की वजह तुम हो, नंबर भी मुस्कुरा कर दे देगा। ठीक है, तो बिहार प्रांत से कौन आता है, राजकुमार शुक्ला आते हैं और किससे मिलते हैं यहाँ पे बेचारे आके, यहाँ पे आते हैं और उनकी मुलाकात किससे होती है, ये मिलते हैं किससे, गांधी जी से। ठीक है, गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है और ये वहां पे गांधी जी को आए रहते हैं। किस लिए, वैसा थोड़ी गांधी जी हाय और बाय करने आए हैं, नहीं, गांधी जी के पास से आए हैं अपने राज्य में होने वाले जो दमनकारी नीति थी, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी, शोषण करना, जो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं किसानों का, उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो बिहार प्रांत से राजकुमार शुक्ला जो आए हैं वो कहाँ की जानकारी देते हैं बच्चा, ये देते हैं कहाँ की, चंपारण की। ठीक है, किसकी दे रहे हैं, चंपारण की, है ना, चंपारण की। और यहीं से एक आंदोलन शुरुआत होता है, चंपारण मूवमेंट, जिसको बोलते हैं चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917, इस दिन से एक आंदोलन शुरुआत होता है। अब चंपारण आंदोलन की अगर हम बात करें तो यहाँ दिक्कत क्या थी,
समस्या भी है। गांधी जी को अगर आप ले जा रहे हैं तो गांधी ने कहा ना, मैं कभी भी किसी आंदोलन में शामिल तब होता हूं जब मुझे दोनों पक्षों की बात क्या हो, पता हो। ऐसे नहीं कि एक पक्ष जान के हीरो बनने चले गए, नहीं, गांधी जी ने बोला मुझे दोनों बात जाननी है। तो कहा ठीक है, आप क्या करिए, हमारे साथ बिहार आइए, बिहार आकर किसानों से मिलिए, बिहार आके अंग्रेजों से मिलिए, और आप खुद ही तुलना करिए कि क्या यहाँ पे सही हो रहा है या गलत। गांधी जी मान भी जाते हैं और गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ यहाँ चंपारण, बिहार प्रांत के चंपारण में चले भी आते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ क्या दिखाई देता है कि अंग्रेज सरकार, ठीक है, क्या कर रही है, अंग्रेज सरकार ने चाय के बागानों को, ठीक है, क्या कर दिया है, कुछ लोगों को बेच दिया है। कुछ लोगों मतलब किसको, जो अमीर वर्ग के अंग्रेज थे उनको बेच दिया है। ठीक है, और ये वहां चंपारण के किसानों से अब उनके जमीन पे 3/20 हिस्से में क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम खेती करो। ठीक है, कितना कह रहे हैं, अपने जमीन के 3/20 हिस्से में, कितना, 3/20 हिस्से में क्या करना था, नील की खेती करनी थी, नील की खेती करनी थी, नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, और कहां पे, अपने जमीन पे, अपने जमीन मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो अपने जमीन मतलब कौन सी जमीन, कृषिगत भूमि पर, जहां पे खेती हो सकती थी, कृषिगत भूमि पर, है ना। कितना, इस की बात हो रही है कि अपने जमीन पे 3/20 हिस्से में क्या करनी होगी, नील की खेती करनी होती थी। ये बात तो जबरदस्ती, क्यों, क्योंकि नील जो था वो कैश क्रॉप में आता था, नकदी फसल था, जिसको बाहरी देशों के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर लोग क्या करते थे, खरीदते थे। ठीक है, ये हो रहा था। लेकिन आने वाले समय में क्या हमको दिखाई देता है कि जब हम क्या देखेंगे कि जब रशिया ने अपने यहाँ नील को, ठीक है, नील बनाना तैयार किया, ठीक है, बनाना तैयार किया, और वो भारतीय नील के दामों से कम था। ठीक है, रसिया ने क्या किया, नील बनाना तैयार किया और वो भारतीय दामों से क्या था, कम था, दाम से कम था। तो क्या हुआ, भारतीयों का डिमांड कम होने लगा, भारतीयों की नील की। तो अंग्रेज सरकार ने नील को बंद करने की इजाजत दे दी कि अब आप अपने जमीन में क्या करिए, नील की खेती मत करिए। लेकिन इस नील की खेती नहीं करने को जो बात बोली जा रही है, इससे बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया, करों में वृद्धि कर दी कि अगर आपको नील की खेती से स्वतंत्र होना है ना, तो आप क्या करिए, हमको ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा लगान दीजिए, तभी आप नील की खेती से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कर तो तुम्हें देना पड़ेगा, वही बात हो गई लगान पिक्चर वाली, है ना। तो ये बात जब हो जाती है तो ये सारी बातें गांधी सुनते हैं और समझते हैं, और गांधी जी क्या करते हैं, तकरीबन 700 किसानों के साथ मिलकर वार्तालाप करते हैं। और ये बात जब वो साबित हो जाती है तब वो क्या करते हैं, बिहार 700 लोगों से बात करके पूरे गांव घूमे, फिर वो मेन चंपारण जब घुसने लगते हैं तो ब्रिटेन सरकार उनको रोकने की कोशिश करती है कि भैया आप यहाँ से बाहर जाइए, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है कि आप किसी के मैटर में घुस जाएं, ये हमारा और किसानों के बीच का मामला है। लेकिन गांधी ने यहाँ पे और राजनीतिक लोगों से अलग काम किया। बाकी लोग उनकी बात सुनकर अंग्रेजों का विरोध तो करते थे,
लेकिन जब अंग्रेज उनसे कहा करते थे कि आप बाहर चले जाइए, तो क्या होते थे, बाहर चले भी जाते थे। लेकिन यहाँ पे गांधी ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करते हुए क्या कर दिया, उस चंपारण में अपने आप को लेके चले गए, और जिससे गांधी क्या हुआ, बाकी राजनेताओं से अलग दिखने लगे। फिर गांधी ने कहा ठीक है हम बात करते हैं उस पे। और जो 3 कटिया प्रथा था, 3/20 हिस्से में जो क्या हो रहा है, नील की खेती की जा रही है, उसको क्या बोला जाता था, 3 कटिया। ठीक है, 3 कटिया, ये बात बोली जाती थी उसे, 3 कटिया, कि आप अपने जमीन का मतलब ये मेरा जमीन इतना बड़ा है, तो इस जमीन के 3/20 हिस्से में आप क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे, और बाकी पे अदर क्रॉप्स लगाएंगे। नील की खेती क्यों करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि नील खेती क्या थी, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैश क्रॉप हुआ करता था, है ना। तो जब अंग्रेजों ने बोला, ये बताया कि इनसे बाहर निकलना नील की खेती से, तो आपको ज्यादा टैक्स देना होगा, तो गांधी ने कहा कि हम इतना टैक्स भारतीय किसान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और आपने जिन लोगों से जबरदस्ती चीजों को ले लिया है, उनसे छीन लिया, उनके करों को ले लिया है, उसको क्या करिए, उसको वापस करिए। तो इस पे जब बात होती है तो हमें क्या दिखाई देगा कि भारतीयों ने ये आंदोलन में विजय हासिल की गांधी की वजह से, और गांधी की हर शर्तों को अंग्रेज सरकार क्या कर लेती है, मान लेती है। तो ये पहला आंदोलन था मेरा, चंपारण का आंदोलन 1917 का। इसके ठीक अगले समय में हम क्या देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 1918 का अहमदाबाद का मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। और इसी 1918 में हम दोनों के एक साथ लेके चलते हैं, 1918 में खेड़ा का आंदोलन होता है। ठीक है, खेड़ा आंदोलन, यहां भी गांधी जी अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और बाकी अब बात सबसे ज्यादा जो जरूरी हमें देखना किसको होगा, 1918 का खेड़ा आंदोलन। क्या होता है कि खेड़ा में उस समय प्लेग की वजह से, प्लेग क्या बेटा था, एक बीमारी थी। ठीक है, प्लेग की वजह से जो कर्मचारी थे ना, उन्हें बोनस दिया जाता था। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध बंद हुआ, ये प्लेग बोनस को क्या कर दिया गया, भारतीयों से छीन लिया जाता है। तो भारतीयों का कथन ये था कि 1918 में जब ये चीजें हमको बोनस के प्रति मिल चुकी थी, बोनस के फॉर्म में मिल चुका था, तो अब जो आप छीन रहे हैं ना, वो प्रेजेंट की महंगाई में हम सरवाइव नहीं कर सकते। मेरे पास बोनस होगा तभी हम आज की महंगाई की दौर को क्या कर पाएंगे, सह पाएंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं थी, और प्लेग के बोनस को छीनना चाह रही थी। और जिससे क्या दिखाई देता है, हम क्या देखेंगे कि हम महात्मा गांधी को क्या दिखाई देगा कि अंग्रेज सरकार में और कर्मचारियों के बीच युद्ध की समता दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी आते हैं, और पहली बार गांधी जी यहाँ भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। और इस हड़ताल की वजह से क्या होता है, अंग्रेज सरकार कहता है कि ठीक है, हम पूरे बोनस को तो नहीं देंगे, उस बोनस का 35% हिस्सा हम कर्मचारियों को देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, तो 1917 में चंपारण हुआ है, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। ठीक है, अब मैं लास्ट टॉपिक पे आऊंगा आज के, वो क्या है मेरा, असहयोग। तो हम गांधी जी की सक्रिय भूमिका भी देख ली, गांधी जी कैसे कैसे क्या किए थे। अब असहयोग जो हम बता रहे थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि भारत में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग जैसी चीजें हो चुकी थी। गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम भारत में असहयोग आंदोलन ले आएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाएंगे, जिसमें हम अंग्रेजों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से इनका क्या करना है, बहिष्कार करना ही करना है। और गांधी जी को ये आशा था कि अगर ये आंदोलन अपने समय अनुसार सही ढंग से चला गया, तो आने वाले 1 या 2 सालों में हम क्या करेंगे, भारत के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। ये बात हो जाती है।
तो ये जो बातें हो रही है ना, तो गांधी जी को सबसे पहले कमी क्या दिखाई दी कि हिंदू मुसलमान की एकता का न होना। ठीक है, हिंदी मुसलमान की एकता का न होना, ये सबसे बड़ी कमी हो जाती अगर ये आंदोलन को शुरुआत करना होता और इसमें अगर इन दोनों लोगों में जुड़ाव नहीं होता तो क्या दिखाई देता कि आंदोलन अच्छे ढंग से व्यापक ढंग से काम नहीं करता। तो गांधी ने खिलाफत मूवमेंट का जब ये कहा ना कि खिलाफत में लोगों के साथ गलत हुआ है, खलीफा के साथ गलत हुआ है, तो गांधी अंग्रेजों के सॉरी मुसलमानों की नजरों में क्या हो गए, एक लोकप्रिय नेता की तरह उभरे। और गांधी को मुसलमानों ने क्या कर लिया, मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया, खिलाफत पार्टी में आने की उनको न्योता दिया कि आप क्या करिए, खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लीजिए। ठीक है, और गांधी जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ उन्हीं दो भाई से, कौन भाई, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनसे क्या कहते हैं कि ठीक है हम आपके खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपके जो लोग हैं वो क्या करें, हमारे साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की हम क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ में लेकर चलेंगे। और ये बात मुस्लिम लीडर्स को अच्छी लगती है और मुस्लिम लीडर खिलाफत आंदोलन में गांधी को उसका अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसी वजह से हम क्या देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम की एकता एक बार फिर भारत में दिखाई देता है गांधी की वजह से, क्योंकि गांधी ने असहयोग आंदोलन में क्या कर लिया था, खिलाफत आंदोलन को ऐड कर लिया था, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये बातें कही जा रही हैं। और पहली प्राथमिकता क्या बोली गई, किन किन बातों को बोला जाए अंग्रेजों से करने के लिए। ठीक है, पहली बात अंग्रेजों से ये बोली गई क्या थी कि जो हमारे खलीफा हैं, ठीक है, खलीफा के पद को वापस दिया जाए, खलीफा के पद को वापस दिया जाए। और दूसरी बात क्या हो रही है यहाँ पे, दूसरी बात ये क्या रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग हुआ था ना बेटा, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, यहां पर हम क्या बोला गया कि जलियांवाला बाग में जो लोग मारे गए हैं ना, जो लोग मारे गए उनके लिए निष्पक्ष जांच हो, उन पर जांच समिति बनाया जाए, निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, जांच समिति बनाई जाए। ठीक, तीसरी बात क्या थी, असहयोग आंदोलन की किसकी डिमांड की थे, किसकी मांग कर रहे थे, जिन्होंने तीसरी मांग की किसकी, स्वराज की, कि इन्हें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना राज चाहिए। ये बातें असहयोग आंदोलन में गांधी ने अंग्रेजों से अपने मांगों के रूप में रखा। ठीक है, ये क्या थी, मांग थी लोगों की, किसके 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 लिए, ब्रिटेन सरकार की मांग थी भारतीयों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आगे जाके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गांधी जी के इस आंदोलन से हर वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चा है, हिंदू है, मुसलमान है, बूढ़ा है, जवान है, सभी लोग गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे और अंग्रेजों के हर चीजों का बहिष्कार करने लगे। ठीक है, न कपड़ा पहन रहे हैं, न उनके घर काम कर रहे हैं, न उनकी कोई किसी प्रकार की सहायता कर रहे हैं। और इसी समय एक नारा भी लगाया जाने लगा कि देसी कपड़ों की होली जलाओ। और गांधी ने लोगों को एम्फेसाइज किया, लोगों को फोर्स कर रहे हैं गांधी कि आप क्या करिए, ब्रिटेन की चीजों को परित्याग करके भारतीय चीजों का, जो खुद से बनाई हुई चीजें हैं, देसी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करें। लोगों को चरखा चलाने के लिए, सूत काटने के लिए गांधी ने दोबारा समझाया। ये आंदोलन बहुत व्यापक ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहा था। यह एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे देश में एक साथ व्यापक रूप से चल रहा था। ठीक है, अगर हम देश के साथ, अब हम
क्या देखेंगे कि देश में जिस तरीके से चल रहा है, शहरों में जिस तरीके से चल रहा है, पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद, बनारस, ठीक उसी तरीके से हम थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे ग्रामीण इलाका। ठीक है कि ग्रामीण इलाका में क्या होता है, ग्रामीण इलाके में असहयोग आंदोलन क्या था। ठीक है, ग्रामीण इलाके में असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ग्रामीण इलाके में बाबा रामचंद्र थे अवध में। ठीक है, बाबा रामचंद्र, है ना, ये बाबा जो रामचंद्र थे कहां से थे भैया, अवध से थे। ठीक है, अवध में एक आंदोलन शुरुआत की जाती है जिसका नाम क्या है, नाई धोबी, नाई धोबी बंद। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा सा बाबा रामचंद्र के बारे में, एक लाइन। बाबा रामचंद्र कौन थे, एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर थे ये, है ना। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होता है बेटा, तो ये हम ये जान लें कि गिरमिटिया मजदूर वही है जो दास प्रथा से, दास प्रथा के अंत के बाद, है ना, दास प्रथा के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दूसरे देशों में भेजकर काम करवाने के लिए इनका उपयोग किया गया था। ये बात थी, गिरमिटिया मजदूर थे। तो इन्हें बोला गया कि नाई धोबी बंद, कि कब कोई भी नाई धोबी क्या करेगा, किसी भी तरीके से अंग्रेज का काम नहीं करेगा। अगर नाई उनके बाल नहीं कट करेंगे और धोबी उनके कपड़ों को अपने यहाँ साफ नहीं करेंगे। ये चल रहा है अवध में। और साथ में क्या देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे किसान थे, किसान वर्ग, ठीक है, इनसे माल गुजारी लिया जाता था। क्या लिया जा रहा है, माल गुजारी। मतलब कि अगर किसान खेती किया है चाहे नहीं किया है, फसल अच्छे हुए हैं चाहे नहीं अच्छे हुए हैं, लोग, अंग्रेज सरकार इनसे जबरदस्ती क्या करती थी, करों का भुगतान करवाती थी। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देता है। और असहयोग आंदोलन को व्यापक ढंग से और देखें तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जाते थे, वकीलों ने सब कुछ त्याग दिया, ये सारी चीजें होती रही। जब ये धीरे धीरे व्यापक बढ़ने लगा तो भारत के इतिहास में घटना होती है 4 फरवरी 1922। किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो 5 फरवरी भी लिखा है, ठीक है, लेकिन हम आयोग की बात मान के चलेंगे तो आयोग क्या बात करता है, 4 फरवरी की। तो कंफ्यूजन मत होइएगा 4 या 5, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम आयोग के हिसाब से बात करेंगे तो आयोग 4 फरवरी 1922 के डेट को सही माना है। तो 4 फरवरी 1922 की हम बात करें, गोरखपुर के छोटा सा गांव था, गोरखपुर के एक छोटे से गांव में चौरी चौरा, ठीक है, यहां पर हर रोज की तरह क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। और इस आंदोलन में लोग क्या करते हैं, जनता सड़कों पर उतर आती है और शराब की दुकानों पर क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है। और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए अंग्रेज सरकार क्या करती है, इन लोगों पर गोली भी चला देती है। गोली चलाने में कुछ भारतीयों की हत्या हो जाती है, वो लोग वहीं मर जाते हैं। कुछ भारतीय क्या हो जाते हैं, कुछ भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या की वजह से क्या दिखाई देगा कि अंग्रेजों के प्रति जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा और जनता उन्हें वहीं पे क्या होते हैं, उनसे विरोध करने लगते हैं। और इस विरोध में सैनिक क्या होते हैं, अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं,
ठीक है, और उस पुलिस स्टेशन को क्या करती है भारतीय जनता, आग लगा देती है। और उस आग लगाने में क्या दिखाई देता है, तकरीबन 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और यहीं से ही जो असहयोग आंदोलन गांधी ने अहिंसा के साथ चलाया था, उस कसम के साथ कि हम किसी भी परिस्थिति में हिंसा को नहीं अपनाएंगे, चौरी चौरा के इस घटना ने उस अहिंसा के शपथ को क्या कर दिखाई देता है, टूट जाता है। और लोग यहाँ हिंसात्मक कदम उठाते हैं और 22 लोग मारे जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और जब ये घटना होती है गांधी के पास, ये घटना यहां से तकरीबन 12 फरवरी 1922 को गांधी के पास ये सूचना पहुंचती है कि चौरी चौरा में लोगों ने क्या कर दिया है, हिंसात्मक काम किया और 22 पुलिस कर्मचारी को क्या कर दिया है, पुलिस स्टेशन में ही जला दिया है। गांधी को इस बात से दुख पहुंचता है और 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। आंदोलन क्या हो रहे हैं, वापस ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस पे, कि बस थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे आप लोग का, कि अब गांधी ने बोला कि जब कोई भी काम यहाँ होते हुए दिखाई दिया तो गांधी ने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी समिति है जो अपने यहाँ किसी भी कार्यों को अध्यक्ष के साथ, मंत्रिमंडल के साथ बैठकर बात करती है, उसके बाद वो चीजें आगे बढ़ती हैं। और हमने देखा भी कि असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते समय हमने क्या देखा कि 1 अगस्त 1920 को जब ये शुरुआत होता है तो गांधी ने नागपुर अधिवेशन में इसकी बात कही थी और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष ने जो इसकी स्वीकृति की तब असहयोग आंदोलन आया भी। लेकिन इस चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी ने इसको अचानक से क्या कर लिया, वापस ले लिया, विदाउट किसी भी मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर। और इससे क्या दिखाई देता है कि इससे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी गांधी से नाराज हो जाते हैं और सबका कहना ये होने लगता है कि गांधी के अंदर अब वो राजनैतिक क्षमता नहीं रह गई कि गांधी अब व्यापक रूप से क्या कर सके, हमारा नेतृत्व कर सके। तो ये सारी बातें भारत में हो रही थी। लेकिन गांधी की जो विचारधारा थी, गांधी का कहना ये था, या गांधी कहना ने न कह सकूं तो ये कहूं, गांधी की जो विचारधारा थी उनका ये देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हो रहा है 1 अगस्त 1920 को और 2 साल 22 हो गया। अब 2 सालों के बीच के मध्य तक अंग्रेज सरकार के ऊपर एक जू तक नहीं रेंगा था। वो जैसे चले आ रहे थे वैसे ही चले आ रहे थे। वो भारत में भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार देने को तैयार ही नहीं थे। और गांधी को जब ये चौरी चौरा कांड की बात समझ में आती तो उन्हें ये समझ में आने लगता है कि अब जनता भी एक समय के बाद अपने सब्र के बांध को तोड़ देगी, क्योंकि हर चीज की क्या होती है, एक समय सीमा होती है। आप तब तक सह सकते हैं जब तक आपके अंदर कोई क्षमता है, लेकिन 2 सालों तक उस आंदोलन को लेके चलना अहिंसा के साथ ये बहुत समय हो चुका था। और गांधी को डर था कि चौरी चौरा की तरह भारत में कहीं और जगह भी इस तरीके के हिंसात्मक कार्य होंगे और क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा जो आंदोलन है उसकी छवि क्या होगी, गलत साबित होगी, उसकी छवि गंदी साबित होगी। तो गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने एनसीईआरटी और साथ में एसएससी के, जीडी के, हर प्रकार के एग्जाम के 50% टॉपिक को कंप्लीट किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और भारत के नेशनलिज्म को। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।